नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी पे। दोस्तों, भारत में जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो क्या करे, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जो लॉ है उसको यहाँ पे ओवरराइड कर दे। और दूसरी बात ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि बिल्स को पास कर दे। एंड थर्ड नंबर पे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को निर्देश दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है। करंट में देखा जाए तो बीजेपी की जो सरकार है उनका मानना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रही है, अपने हद को पार कर रही है। पार्लियामेंट के मेंबर्स को अगर आप देखें, खास करके जो बीजेपी के मेंबर्स हैं उनका मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ओनली जॉब ये होता है कि जो लॉ बनाया गया है उसको क्या करना है, इंटरप्रेट करना, ना कि सुपर पार्लियामेंट की तरह काम करना है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका मानना यह है कि आर्टिकल 142 जो कंप्लीट जस्टिस करने का अधिकार देती है सुप्रीम कोर्ट को, वो एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है और गवर्नमेंट के अधिकार को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे तानाशाह बन रहा है, या जो भारत सरकार है यानी कि जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ पे तानाशाही कर रही है। दोनों में ये जो कंपटीशन है अभी ही देखने को क्यों मिल रही है, आखिर में इशू क्या है सब। तो दोस्तों, सबसे पहला बात समझना यह है कि रिसेंट में जब से संजीव खन्ना सीजीआई बने हैं सुप्रीम कोर्ट का, तब से देखा जाए तो कुछ ऐसे जजमेंट पास किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिसकी वजह से बीजेपी की जो सरकार है वो बहुत नाराज चल रही है सुप्रीम कोर्ट से। सबसे रीसेंट अगर केस मैं आपको बताऊं तो वो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़े बड़े सवाल पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी बीजेपी की सरकार से पूछे गए सवाल, और उसके बाद इस सवाल की वजह से कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो राइज कर रहा है गवर्नमेंट में। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया, इस बिल के कुछ ऐसे प्रावधान है जो ट्रांसपेरेंसी, करप्शन से बिल्कुल लेना देना नहीं है। ऑफकोर्स आपको ये बात पता होगा कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है मिसमैनेजमेंट होता है, उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद वहां से अच्छा रिटर्न नहीं आता है। मतलब यह है कि कुछ मुस्लिम के एलिट वर्ग है जो वक्फ प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है, मिसमैनेजमेंट करके उससे फायदा उठा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी है जो इसमें क्या है, भिड़ी हुई है। तो ये बिल लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेजमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाना और ये इंश्योर करना कि ये जो पूरा प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं वेलफेयर के लिए, कहीं ना कहीं वेलफेयर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी था। बट यहाँ पे 3 ऐसे मुद्दे हैं जो आपको जानना चाहिए। पहला ये मुद्दा यहाँ पे बोला गया कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें क्या होगा, नॉन मुस्लिम को इंक्लूड किया जाएगा, जो कि आर्टिकल 26 के अगेंस्ट है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। मतलब यह है कि हिंदू का अगर देखें, जैन का देखें, बुद्ध का देखें, तो उनके जो भी रिलीजियस अफेयर होते हैं उसमें कोई नॉन हिंदू नहीं हो सकता, उसमें कोई नॉन जैन नहीं हो सकता, उसमें कोई नॉन, मतलब बाकी रिलीजन में अगर नॉन नहीं हो सकता तो मुस्लिम वाले जो बोर्ड है, ये जो वक्फ का बोर्ड है, उसमें नॉन कैसे होगा, ये सवाल था। सेकंड नंबर पे पूछा गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इतना ज्यादा पावर क्यों दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के भीतर वो डिसाइड करेगा कि कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो वक्फ का है और कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो नहीं है। ये भी क्वेश्चनेबल था। एंड थर्ड पे जो इशू था वो ये था कि अब अगर आपको वक्फ प्रॉपर्टी देना है, मतलब यह है कि प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दान करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 साल तक आपको इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस करना है। ये तीनों कंट्रोवर्शियल प्रावधान थे जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से क्या मांगा, जवाब मांगा है। और ये जवाब के बदले में क्या मिला है, उनको समय मिला है कि हमें समय चाहिए 1 हफ्ते का। भारत सरकार इस बात को लेके नाराज है यहाँ पे। और इसके पीछे थोड़ा सा जाए दोस्तों, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट जो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो था तमिलनाडु के गवर्नर को लेके, जो RN वर्मा है उनको लेके। इस जजमेंट की 2 बातें हैं जो आपको समझना है। पहला बात यह है कि आर्टिकल 142 का यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब यह है कि 10 बिल ऐसे थे जो तमिलनाडु के गवर्नर उस पर बैठे हुए थे, पॉकेट वेटो का यूज कर रहे थे, और उसमें ऐसे कुछ बिल थे जो 2020 से पेंडिंग थे। आप सोच के देखिए कि 2020 से वो बिल अभी तक पेंडिंग था, 2025 हो चुका है। और शायद यही रीजन है जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपना आर्टिकल 142 को इन्वोक किया और कंप्लीट जस्टिस जो था उसको कर दिया। मतलब यह है कि अब गवर्नर की जरूरत नहीं है, 10 का 10 जो बिल है वो एक्ट बन गया। तो इसकी वजह से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नाराज है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट में जो पोस्ट है गवर्नर्स का वो किस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। कोई भी सेंटर में गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं ये लोग क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह उसको देखते हैं कि हमारा जो एजेंडा है, सेंटर का जो एजेंडा है वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं सुपीरियर रहेगा उस स्टेट में। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो गवर्नर का पूरा पोस्ट है वो बदनाम हो रहा है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन यही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि गवर्नर के द्वारा अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट को रिफर किया जाता है तो प्रेसिडेंट को 3 महीना के भीतर उस पर एक्ट करना है।
और ये जो टाइम फ्रेम बनाया गया है, ये जो डेडलाइन दिया गया है, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि ऑर्डर दे सके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, हेड ऑफ स्टेट को। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वनली इनका यही काम नहीं होता है कि वो लोग क्या करेंगे, लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। इनका काम ये भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सुप्रीमेसी है इंडिया में उसको भी मेंटेन करें। और ये कैसे मेंटेन होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस के द्वारा। मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ बनाया जाता है जो जनता के अधिकार, खास करके जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको अगर इन्फ्रिंज करता है गवर्नमेंट, उसके साथ अगर छेड़छाड़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन बना सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतना ज्यादा पावर नहीं होता है कि पार्लियामेंट के द्वारा अगर वो लॉ बनाया गया है, अगर वो लॉ पब्लिक वेलफेयर के लिए है, तो उसको स्टेप डाउन कर दे, उसको हटा दे। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब भी जुडिशियरी इंटरवीन करती है तो उसका एक पर्पस होता है, वो पब्लिक वेलफेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी को देख के कहीं ना कहीं ये लोग जो अपना जजमेंट होता है उसको पास करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको एक बात समझना जरूरी है कि अगर चेक एंड बैलेंसेस नहीं होगा, अगर पार्लियामेंट के पास इतना ज्यादा पावर हो जाए कि वो जो चाहे वो बना सकती है, तो इससे क्या होगा, एक डिक्टेटर राज आ जाएगा। मतलब एक डिक्टेटर बैठा होगा सेंटर में जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो आपके लाइफ को डिक्टेट करेगा अपने तरीके से। एंड दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि क्या जुडिशियरी जो हमारा है वो बिल्कुल बढ़िया है, तो आंसर है नहीं। एक अगर आप केस लेके चलना है तो एवरेज जो केस का मतलब जो वर्डिक्ट आता है, जब वो निर्णय उस पर आता है, वो एक पूरा जो टाइम है, अगर हाई कोर्ट में आप लेके चल जाते हैं तो लगभग 9 से 10 साल लग जाता है। उसके बाद अगर पेंडिंग ऑफ केसेस की बात करें तो मिलियंस ऑफ ऐसे केसेस हैं जो अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद अगर जजेस की बात करें तो जजेस में परिवारवाद अभी भी कंटिन्यू है। मतलब इनके लिए एक ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है कि इनको सिलेक्ट किया जाए, अभी भी परिवारवाद यहाँ पे चलता है। मतलब यह है कि पापा अगर चीफ जस्टिस हैं तो बेटा भी चीफ जस्टिस एक दिन बनेगा, फिर उसका बेटा भी चीफ जस्टिस एक दिन बनेगा। बाकी दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।